डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम सोरेन से शतरंज संघ के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात। दिसंबर में होगा इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियनशिप। शिबू सोरेन की जयंती को समर्पित होगी चैंपियनशिप। झारखंड में एमएमडीआर बिल के विरोध में तेज होगा आंदोलन। 27 अगस्त को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन। 7 सितंबर को राजभवन घेराव करेगी कांग्रेस। ठंडाडी कांड पर भड़के पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल बोले, कानून हाथ में लेना संविधान का उल्लंघन, प्रशासन से दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। एमएमडीआर कानून पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पलटवार। जेएमएम कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कानून की गलत व्याख्या कर गुमराह कर रहे हैं। और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का बड़ा आरोप। आंदोलनकारी छात्रा ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। अमीषा प्रसाद बोली, बिना नोटिस घर से थाने ले गई पुलिस, 7 घंटे रखा। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड मंत्रालय रांची में सरायकेला खरसावां जिला शतरंज संघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सरायकेला खरसावां में दिसंबर 2026 में प्रस्तावित चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2026 के आयोजन की जानकारी दी। ये चैंपियनशिप ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और झारखंड चेस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगी। प्रतियोगिता को पद्मश्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती को समर्पित किया गया है। प्रतिनिधिमंडल में एसकेडीसीए अध्यक्ष मनोज कुमार, उपाध्यक्ष लक्ष्मण टुडू, शैलेंद्र कुमार और अभिषेक दास शामिल रहे। केंद्र सरकार की ओर से एमएमडीआर बिल पारित किए जाने के बाद झारखंड में विरोध तेज हो गया है। जेएमएम 31 अगस्त से बिल के विरोध में जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। वहीं कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत साय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून में संशोधन से आदिवासियों के अधिकारों के हनन की आशंका है। कांग्रेस ने झारखंड के राजस्व और केंद्र से मिलने वाली बकाया राशि को लेकर भी सवाल उठाए। सुबोधकांत साय ने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियों के कारण झारखंड पर आर्थिक हमला किया जा रहा है। कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। 27 अगस्त को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन, 7 सितंबर को राजभवन घेराव और 9 से 15 सितंबर तक विभिन्न स्तरों पर विरोध कार्यक्रम होंगे। हमारा अनपेड अनरिकवर अमान किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई हमारी है जो लगातार राज्य के जो यहां यूपीए गठबंधन की सरकार है वो लड़ रही है। मैं अपने भाजपा के सांसद यहां हमसे ज्यादा नंबर में है, 20 साल राज किए थे। हर बार कोशिश होता है कि हमको राज मिल जाए। क्या वो इस सवाल पर राज्य के हित के लिए साथ खड़ा होंगे? क्या उनकी पार्टी राजहित की लड़ाई जो है वो मिल करके लड़ेगी? मैं इस 14,000 करोड़ के वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इसको केंद्र को क्या लिखित रूप से देगा कि इसकी भरपाई केंद्र करेगी? कोई एश्योरेंस देगा कि हमें लिखित रूप से, क्योंकि ये जुमलों की सरकार रही है इसलिए इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आप आदिवासी खनन, रोड, सड़क, पानी, विस्थापन, ये सारा और सामाजिक जो योजनाएं चल रही हैं
आर्थिक रूप पर स्वावलंबी बनाने का, खासकर महिलाओं का और सभी लोगों का, ये सारी योजनाओं के खर्च क्या होंगे? क्या केंद्र सरकार ने इस फैसला लेने के पहले ये सोचा था कि पेशा कानून जो अभी पास किया है स्टेट ने, उसमें पेशा कानून में जो 5th शेड्यूल में गांव आते हैं, उसमें ये अधिकार दिया है वहां के समाज को, आदिवासी समाज को, कि वो रेवेन्यू वहां का कलेक्ट करेगा। जामताड़ा के करमाटान प्रखंड के ठंडाढ़ी गांव में हुई घटना को लेकर सियासत गर्मा गई है। झारखंड के पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूदेव महतो की कथित टिप्पणी को लेकर बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे और उनके परिजनों के साथ मारपीट, जान से मारने का प्रयास, तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। सत्यानंद झा बाटुल ने कहा कि किसी के गलत करने पर कानून और न्यायालय का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेना संविधान का उल्लंघन है। पूर्व मंत्री ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से कानून के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन से घटना में शामिल सभी दोषियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। निंदा करता हूं। एक भूदेव महतो नामक एक व्यक्ति जिसने कहीं कुछ बोला था, उसके खिलाफ में मुस्लिम संप्रदाय के हजारों की संख्या में लोग जाकर उनके घर का घेराव किया, घर को तोड़फोड़ किया, मारपीट किया और उसके घर को बर्बाद कर दिया। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर भूदेव ने कोई गलती किया था तो कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए, थाना में जाना चाहिए। जमशेदपुर में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एमएमडीआर खान एवं खनिज संशोधन विधेयक अधिनियम 2026 को वापस लेने की मांग की है। अवधेश सिंह ने आरोप लगाया कि ये कानून झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर राज्य के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस नेता ने बताया कि 27 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद जिले के सभी प्रखंडों में भी आंदोलन किया जाएगा। थोपा जा रहा है, इससे झारखंड को काफी आर्थिक नुकसान उठाने पड़ेगा। हमारे जो वित्त मंत्री हैं राजा किशोर जी ने कहा है कि 2026 और 27 में ही करीब 14,000 करोड़ रुपया का नुकसान झारखंड को झेलना पड़ेगा। और जो केंद्र के पास जो झारखंड का कोयला की राशि का जो मद में जो बकाया था करीब 1 लाख कुछ करोड़ रुपया है, अब लगता है कि वो भी पैसा नहीं मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी इस काले कानून के विरोध में 27 तारीख को जिला मुख्यालय पर विशाल धरना और प्रदर्शन करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार के खान एवं खनिज विकास एवं विनियम संशोधन अधिनियम 2026 को राज्य और राष्ट्र हित में बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेएमएम और कांग्रेस कानून की गलत व्याख्या कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। रघुवर दास ने अवैध कोयला, बालू और पत्थर खनन को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई इलाकों में अवैध खनन का सिंडिकेट चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का उद्देश्य वैध खनन को पारदर्शी बनाना, निवेश बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और झारखंड की खनिज संपदा का अधिकतम लाभ राज्य को दिलाना है। उन्होंने करीब 1100 करोड़ रुपए के सेस को लेकर राज्य सरकार के सवालों पर भी पलटवार किया और कहा कि खनन क्षेत्र से मिलने वाले टैक्स और वैधानिक उत्पादों का बड़ा हिस्सा राज्य को मिलता है। रघुवर दास ने डीएमएफ फंड के इस्तेमाल को लेकर भी हेमंत सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा का वास्तविक लाभ झारखंड की जनता और आदिवासी समुदायों तक पहुंचना चाहिए। तो झारखंड का कोयला आयरन प्रोडक्ट है, क्योंकि इतनी महंगा झारखंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लेगा। इसी तरह लोहा में ये क्वालिटी की तुलना में करें, झारखंड में प्रति टन 8,284 रुपया पड़ेगा।
साफ जाहिर होता है कि हमारा जो भारत सरकार ने खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन बिल राज्य की जनता के हित में है, राष्ट्र के हित में। इसलिए कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी भोली भाली जनता को बनवाने की कोशिश न करो। 6 वर्ष से आपकी सरकार की चाल चरित्र चेहरा झारखंड की जनता। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने प्रेस वार्ता कर पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आंदोलनकारी छात्र अमीषा प्रसाद ने दावा किया कि उन्हें बिना नोटिस घर से थाने ले जाया गया और करीब 7 घंटे तक थाने में रखा गया। अमीषा ने आरोप लगाया कि करीब 2 महीने पुराने अस्पताल से जुड़े मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और पुलिस कार्रवाई विपक्ष के दबाव में की गई। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान पुलिस ने पहले केस दर्ज नहीं होने की बात कही थी, लेकिन अगले दिन उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। अमीषा ने अस्पताल मामले में किसी तरह की तोड़फोड़ से इनकार करते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई छात्रों के अधिकारों और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर है। वहीं आंदोलनकारी छात्र राधे कुमार ने आरोप लगाया कि राज्य के 24 जिलों में छात्रों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई और कई जगह लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। के माध्यम से सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं, हम सभी छात्रों कि अभी 26 सालों में जो हमारा राज्य 8 परीक्षा आयोजित करवाए सिविल सेवा का, आप देखेंगे उत्तराखंड जाएंगे तो वहां 25 परीक्षा अभी तक संपन्न कराई गई है। तो 8 परीक्षा कराने में उसके बावजूद यहाँ धांधली भ्रष्टाचार का आरोप लगे हुए हैं। सीबीआई अंडर अभी जांच भी चल रही है। तो हम लोग का यही मांग है कि सरकार जो राज्यपाल का ये है विशेषाधिकार कि संघ लोक सेवा आयोग को भारत की संविधान 315-320 में उल्लेख है कि अगर राज्य सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा के अधीन ली जा सकती है। लोकतांत्रिक भारत में होने के नाते आप बताइए कि हम लोग को अधिकार नहीं है क्या भैया कि हम लोग अपनी आवाज को रखें? हम लोग नेता हो जाते हैं, अपनी तकलीफ को नहीं बता सकते। जेपीसी जेएसएससी में हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं? किसको टारगेट कर रहे हैं? कोई बता देना कि कभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में गलत शब्द बोले हैं, कभी किसी समुदाय को लेकर हम लोग टिप्पणी की है। हमारा इतना अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट रहा जो पूरे भारत के कोने कोने तक गया कि आखिर पीसफुल प्रोटेस्ट करना सीख रहा है तो झारखंड के युवाओं और झारखंड के छात्रों से सीखो। उसके बाद फिर भी आज हमें टारगेट किया जाता है कि अरे ये लोग तो दलाल लोग, अरे ये तो उसको भेजा है, पैसे खा के बोल रहे हैं। हम लोग क्या नजर आ गए? अपनी बात को रख भी नहीं सकते। सरकार से और प्रशासन से मेरा सीधा सवाल है कि मैं जो 2 दिन से लगातार थाने की चक्कर काट रही हूँ, ना ही मेरी एफआईआर दर्ज की गई है और ना ही मुझे कांड संख्या अभी तक दिया गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों एक जेएमएम की कार्यकर्ता जो कि हमारे छात्रों पर एलिगेशंस लगाती हैं सीधा कि ये हमारे मेरी मतलब मुझ पर छेड़खानी का केस लगाया जा रहा है, जिस तरह से कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के जो रविंद्र हैं छात्र नेता और कुणाल सर और 14 ऐसे लोग हैं जिन पर उन्होंने छेड़खानी का सीधा केस लगाया है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो वर्तमान में सरकार है, वर्तमान सरकार जो है आप देखेंगे 24 जिला में, तमाम झारखंड 24 जिला में पुलिस प्रशासन के साथ बिना लॉ एंड ऑर्डर का जेएमएम कार्यकर्ता द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। तो सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को हटा करके जितने भी जेएमएम कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस में भर्ती किया जाए, इसलिए कि उनके द्वारा बर्बरता से मारे जा रहे हैं छात्रों को। ये कहाँ का रूल है? ये संविधान का रूल तो नहीं है। तो उनसे हम आग्रह करते हैं, हम लोग जब जितने भी प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होता था। 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर आदिवासी समाज के लोग तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दयामणि बरला और कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी एकता महाजुटान को लेकर रणनीति तय की गई। इस दौरान रमा खलखो और दयामणि बरला ने कहा कि परिसीमन को रोकने के लिए आदिवासी एकता बेहद जरूरी है। यही वजह है कि 30 अगस्त को बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग एकजुट होंगे। इस महाजुटान में
आदिवासी समाज की एकता और अखंडता की झलक देखने को मिलेगी। आदिवासी एकता महाजुटान रैली जो 30 अगस्त को प्रस्तावित है और लगभग 2 महीने से इस कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों का समय से समय बैठक हो रहा है। अब अंतिम समय है, हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस आदिवासी एकता महाजुटान रैली का मकसद है कि जो परिसीमन पुनः एक बार होने वाला है और इस परिसीमन में जो परिसीमन आयोग के सिफारिश से झारखंड में 81 विधानसभा सीट में आदिवासी सीट जो 28 है उसको घटा करके 22 किया गया था। लोकसभा 5 आदिवासी सीट से घटा करके 4 किया गया था और जो 2002 से जो 2008 तक की जो परिसीमन की जो प्रक्रिया थी उस वक्त कई आदिवासी संगठन, आज हमारे बीच में आदरणीय गुरुजी नहीं हैं, उनके नेतृत्व में रामजाल मुंडा जी आज हमारे बीच नहीं है, उनके नेतृत्व में रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में और कई आदिवासी संगठन के नेतृत्व में इस पर पुरजोर विरोध दर्ज किया गया था और लोकसभा का गठन किया गया था। लेकिन 2003 और 4 में जो आपका प्रारूप आया, जिसका प्रकाशित आपका परिसीमन आयोग ने 2007 में जो प्रकाशित किया, उसमें हम लोगों ने पूरी तरह से स्टडी करके देखा, वो पूरी तरह से आदिवासी विरोधी परिसीमन का प्रारूप बनाया गया था। आदिवासी विरोधी इसलिए कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से जो आदिवासी बहुल सीटें हैं उसमें से आपका जो 28 में 6 सीट को घटाने का काम किया और उसी तरह से जो 14 लोकसभा सीट में जो 5 लोकसभा सीट आरक्षित सीट है उसमें से आदिवासियों का 1 सीट घटाया गया और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए उस समय आपका लोकसभा में 2 सीट आरक्षित रखा। जामताड़ा सदर प्रखंड के दुमका रोड स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद 20 वर्षीय प्रसूता की मौत पर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। मृतका की पहचान चलना पंचायत के भंडारो गांव निवासी सुनीता मरांडी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक 21 अगस्त को प्रसव पीड़ा के बाद सुनीता को एसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन से उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर 22 अगस्त को उसे रेफर किया गया। परिजन धनबाद के जेपी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पति ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि इलाज के नाम पर 22,000 रुपए लिए गए और सिजेरियन के दौरान नस कटने से हालत बिगड़ी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मौत की खबर के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और जामताड़ा दुमका मुख्य मार्ग पर जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नाम बोलिए जी। मेरा नाम राजेश समरम है और यहाँ एसएस हॉस्पिटल में हम लोग, मेरा बुआ का बेटी हम लाए थे, मेरा बुआ का बेटी मेरे। तो इसके बाद हमको फोन किया, जो कुछ तारीख को लाया था, तो हमको 22 तारीख को हमको बुलाया, जो ऐसा ऐसा लड़का हुआ। तो लड़का हो के बाद सीजर ये लोग किया था यहाँ पर। तो सीजर होने के बाद 22 को सीजर किया, तो 23 को शाम के टाइम ये लोग बोलने लगा कि आप लोग का यूरिन खराब है, यूरिन नहीं हो रहा है, किडनी फेल है, आप लोग यहाँ से ले जाइए। तो हम लोग बोले कैसा? आप लोग बोले थे कि 8 दिन रखेंगे। 28,000 में बात हुआ था हम लोग का, ये सीजर किया था ये लोग, 28,000 में बात हुआ था, मैंने 8 दिन रखेंगे। बोकारो में शादी के निमंत्रण के नाम पर एपी के फाइल भेजकर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठग पहले परिचित के व्हाट्सएप नंबर से शादी का कार्ड भेजते हैं और साथ में एपी के फाइल डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल करते ही मोबाइल और व्हाट्सएप पर साइबर अपराधियों का नियंत्रण हो सकता है। इसके बाद ठग पीड़ित के कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजकर ठगी का प्रयास कर सकते हैं। बोकारो में स्पेशल ब्रांच के एएसआई रणधीर कुमार सिंह भी ऐसे ही जाल में फंस गए। उनका मोबाइल करीब 1.5 से 2 घंटे तक साइबर अपराधियों के नियंत्रण में रहा और उनके जानने वालों को मैसेज भेजे गए। बाद में उन्हें मोबाइल रिसेट करना पड़ा। बोकारो के मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान एपी के फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें, भले ही मैसेज किसी परिचित के नंबर से आया हो। पहले संबंधित व्यक्ति से इसकी पुष्टि जरूरी है।
देखिए, साइबर फ्रॉड का एक तरीका एपीके फाइल के माध्यम से होता है। एपीके फाइल आपको मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है और उसमें आपको ओपन करने का अनुरोध किया जा सकता है। ओपन करने के बाद आपका सारा डेटा, आपके फ़ोन का कैमरा, आपके फ़ोन का मेमोरी, सारा डेटा वो ले सकता है और उसके माध्यम से जो भी आप बैंक से रिलेटेड काम मोबाइल के माध्यम से करते हैं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन कोई बैंकिंग हो, वो सारा आईडी पासवर्ड भी हैक कर सकता है। चतरा में नाबालिग बच्ची से घरेलू काम कराने और मारपीट के आरोप में पुलिस के 2 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी अनिमेश नेथानी ने महिला थाना प्रभारी फिरदौस नाज और सदर थाना में पदस्थापित उनके पति एसआई टीपू अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया गया कि बाल कल्याण समिति की विशेष टीम ने रविवार को दारोगा दंपत्ति के सरकारी आवास पर छापेमारी कर नाबालिग बच्ची को बरामद किया। टीम के मुताबिक बच्ची के चेहरे पर चोट के निशान मिले थे। बच्ची ने घरेलू काम कराने और मारपीट के आरोप लगाए हैं। रेस्क्यू के बाद बच्ची को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया गया। वहीं सीडब्ल्यूसी की शिकायत और एसडीपीओ की रिपोर्ट के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। मामले में एफआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और विभागीय जांच भी होगी। एसपी ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। एक नाबालिग बच्ची जिससे बाल श्रम कराने एवं दुर्व्यवहार करने की बात सामने आई थी, जिसमें सीडब्ल्यूसी के द्वारा संबंधित थाने को रिपोर्ट दिया गया है। उस रिपोर्ट के आधार पर 2 पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। साथ ही विभागीय कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ ही इस मामले में कांड दर्ज करके अनुसंधान भी किया जा रहा है। एक बच्चे की उत्पीड़न की बात आई थी और उसी में रेस्क्यू टीम गई और बच्चे को बरामद करके अभी सीसीआई में बच्चे को रखा गया है। बच्चे के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई थी, उसी पे संपूर्ण कार्रवाई की गई है। किन लोगों पे आरोप? एक पुलिस पदाधिकारी चाईबासा के सदर बाजार स्थित साई अमन प्ले स्कूल में सृजन शाखा चाईबासा के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। दरअसल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सृजन शाखा की ओर से स्कूल के बच्चों की रैली में शामिल विद्यार्थियों के लिए नाश्ते का वितरण किया गया था। संस्था के इस सेवा कार्य और बच्चों के प्रति संवेदनशील पहल की सराहना करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल बोनलता घोष ने सृजन शाखा को सम्मानित किया। प्रधानाध्यापिका ने कहा कि संस्था की सेवा भावना, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्र प्रेम समाज के लिए प्रेरणादायी है। विद्यालय परिषद ने सृजन शाखा का आभार जताते हुए ऐसे जनहितकारी कार्यों को आगे भी जारी रखने की कामना की। कार्यक्रम में सृजन शाखा की अध्यक्ष रुचि चौबे सहित सचिव सुधा अग्रवाल, प्रेस प्रभारी स्वाति पाड़िया और स्कूल की शिक्षाएं मौजूद रही। चतरा पुलिस ने सिमरिया इलाके में कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने एक देसी बंदूक और 4 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ आरोपी मुकेश गंझू को गिरफ्तार किया है। एसपी अनिमेश नेथानी के मुताबिक गिरोह रांची से बाइक चोरी कर उन्हें ग्रामीण इलाकों और बिहार में 10 से 20 हजार रुपए में बेचता था। गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ शुभम भाऊ साहब के नेतृत्व में कशियातू गांव में छापेमारी की गई, जहां आरोपी को दबोचा गया। तलाशी के दौरान घर से अवैध कंट्रीमेड बंदूक और 4 चोरी की बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने गिरोह के रांची और लातेहार से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान करने का दावा किया है। एसपी ने चोरी की बाइक खरीदने वालों को भी चेतावनी दी है। उन्होंने लोगों से वाहन खरीदते समय तुरंत ऑनरशिप ट्रांसफर कराने की अपील की। पच्चीस तारीख को अगस्त को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सिमरिया थाना अंतर्गत ग्राम कशियातू है, वहाँ पे मुकेश गंजू है, वो अवैध हथियार रखे हुए हैं और चोरी के मोटरसाइकिल के कारोबार में संलिप्त है। उसी सूचना के सत्यापन के लिए एसडीपीओ सिमरिया एवं थाना प्रभारी सिमरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया तथा वहाँ पे छापेमारी की गई। छापेमारी करने पर हथियार, एक कंट्रीमेड राइफल और 4 मोटरसाइकिल चोरी की बरामदगी हुई है। पकड़ाए गए अभियुक्त ने अपना नाम मुकेश गंजू पिता जेठू गंजू, ग्राम कशियातू, टोला चोरबेरा, थाना सिमरिया, जिला चतरा का बताया है। उसके द्वारा बतलाया गया कि रांची जिले से उसने ये मोटरसाइकिल अपने साथियों के साथ में चोरी किया था और जिसको ये बिहार में एवं अन्य जिलों में बेच देते थे।
पतरातू के भुरकुंडा सीसीएल अस्पताल परिसर में गणेश मंदिर निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ किया गया। भगवान गणेश के दिन और श्रावण मास के अंतिम चरण के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण निर्विघ्न पूरा होने की कामना की। मंदिर की नींव की मिट्टी को थाना चौक स्थित दुर्गा मंडप और काली मंदिर में विधिवत चढ़ाया गया। इसके बाद मिट्टी को गणेश मंदिर स्थल पर लाकर पूजा अर्चना की गई। पूजन के बाद राजमिस्त्री और मजदूरों ने निर्माण कार्य शुरू किया। इस दौरान धार्मिक विधि विधान के अनुसार नाग नागिन सहित अन्य पूजन सामग्री को भूमि के अंदर स्थापित किया गया। मौके पर सीसीएल के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी, अस्पताल के कर्मचारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर निर्माण समिति ने श्रद्धालुओं और आम लोगों से यथासंभव सहयोग की अपील की है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।